वकील था। वैसे मैं कोलकाता में रहता था। मेरी उम्र 40 साल थी, लेकिन इन 40 सालों में मैंने कभी ऐसा केस हैंडल नहीं किया था। इस केस ने तो मेरे दिमाग के सारे पर्चे खोल कर रख दिए थे और मैं छुट्टी लेकर किसी कारण सऊदी अरब में आया था और मेरा वकील का चैम्बर बंगाल के हाई कोर्ट में था और अपने काम की वजह से मुझे कई जगह बाहर भी जाना पड़ता था। आजकल सऊदी अरब में था। जब मुझे खबर मिली कि यह केस जो मैंने हैंडल करना है, मैंने अपने बॉस से कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, पर उन्होंने कहा यह केस बहुत अनोखा और अजीब है, उसे सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। मैंने कहा कि ऐसा भी क्या है? तो उन्होंने कहा कि एक कम उम्र का लड़का है जिस पर यह केस है। मैं हैरान रह गया और यह भी बताया गया कि उसे रेप की जुर्म में पकड़ा गया है। मैंने कहा उम्र क्या है उस लड़के की? जब उन्होंने उम्र बताई तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैं अपने सब काम छोड़कर उस केस पर ध्यान देने की हामी भर ली। सबसे पहले मुझे उस जगह जाना था जहां से उस लड़की को गिरफ्तार किया गया था। उस लड़के का जुर्म करने का तरीका वारदात यह था कि अलग अलग घरों में चला जाता था और वहां पर औरतों और लड़कियों का रेप करके भाग जाया करता था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? कोई आपके घर में आकर इस तरह का काम कर रहा है और आपको पता ही ना चले। मैं उस घर में गया तो वहाँ पर ज्यादातर औरतें ही थी। वहाँ लड़कियाँ काफी जवान और खूबसूरत लग रही थी। मैंने उनको दूर से ही देखा था। वह एक कमरे में चली गई और उस घर की जो बड़ी औरत थी वह मेरे पास आई और बहुत परेशान थी, रो रही थी। वह घर था जहाँ से लड़की को पकड़ा गया था। वह कहने लगी, हम तो लौट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमें क्या पता था हमारे साथ ऐसा होगा। मैंने कहा क्या मतलब? मुझे पूरी बात बताइए, हुआ क्या था? उन्होंने कहा था कि वह लड़का बाहर कोई चीज़ बेचने के लिए आया था। कह रहा था बहुत अच्छा शैम्पू है, आपके बालों के लिए अच्छा है। हमारे घर में सिर्फ लड़कियां ही हैं और उनको बाल लंबे करने का बहुत शौक है, इसलिए हमने उससे कहा कि ठीक है, दिखाओ क्या है तुम्हारे पास। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम सब बेहोश हो गए। पहले उसने हमसे पानी भी मांगा था, हमने उसे पानी दिया। मैंने कहा कि गर्मी है, बेचारा गर्मी में काम कर रहा है। लेकिन वह लड़का पानी पीते ही बेहोश हो गया। तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। उसको सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते थे, उसे तो होश में ही लाना था। बड़ी मुश्किल से उठाकर एक कमरे में बिस्तर के ऊपर रख दिया और उसकी तलाशी ली। कोई नंबर या फोन मिल जाए, उसमें से किसी अपने का नंबर हो तो उसको बताए कि आपका रिश्तेदार यहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे होश आ गया और हम सबको जैसे किसी ने कोई नशे की चीज़ दे दी हो। हम लोग भी बेहोश हो गए। जब उठे तो पता चला कि मेरी दोनों बेटियों के साथ वह औरत बोलते बोलते रुक गई और रोने लगी। मैंने कहा फिर वह लड़का कहाँ गया? तो उन्होंने कहा कि वह तो भाग गया। मैंने उनको कहा कि आपको उससे घर में दाखिल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा हम बता तो रहे हैं कि वह बेहोश हो गया था, तो फिर हम क्या कर सकते थे? बात तो उन लोगों की ठीक ठीक थी। कोई पराया आदमी आपके दरवाजे पर आकर बेहोश हो जाए तो आप उसे वापस सड़क पर तो नहीं फेंक सकते। मैंने कहा कि आपकी बेटियों का भी बयान लेना होगा। तो वह कहने लगी ठीक है। मैंने उन लड़कियों का बयान ले लिया और मैं अपने सर के पास आ गया। मैंने कहा कि अब वह लड़का कहाँ है? तो उन्होंने कहा उसको तो पकड़ लिया गया है, पुलिस की हिरासत में है। मैंने कहा उसको देखना चाहता हूँ। जब मैं पुलिस स्टेशन गया तो मैंने उस लड़के को देखा। मैं हैरान रह गया। यह लड़का तो बहुत ही कम उम्र का था, पर उसने यह सब कुछ किया था और सिर्फ एक घर नहीं था। यह वारदात तो लगातार कई घरों में हुआ था। बहुत सारे लोगों के साथ इसी तरह के केस उभर कर सामने आए थे। सारी केसों में तरीका वारदात यही था कि वह घर में दाखिल होता, किसी बहाने से घर के अंदर थोड़ी देर रुक जाता, फिर उन लोगों के ऊपर तो कोई बेहोश का स्प्रे कर देता था या फिर कोई चीज़ उनको सुंघा देता था। वह सब बेहोश हो जाते थे और जो भी खूबसूरत लड़की देखता उसका रेप कर देता। और फिर उसके बाद सिर्फ इतनी ही नहीं, उन लड़कियों की वीडियो भी बना ली जाती थी, उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता था। यह मामला ऐसे चल रहा था जैसे किसी बहुत बड़े गैंग का काम हो, कि कोई गैंग आया हुआ है कि जो इस तरह की हरकतें कर रहा है। लेकिन उस लड़के के साथ ना तो कोई गैंग पकड़ा गया और ना ही कोई आदमी, सिर्फ यह लड़का ही था। और उसको देखकर तो ऐसा ही लगता था कि वह मक्खी भी नहीं मार सकता। फिलहाल उसे कुर्सी पर बिठाया गया था।
आगे टेबल पर बैठा हुआ था। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। मैंने कहा कि यह सब कुछ क्या है, क्यों किया तुमने ऐसा, और यह सब कैसे किया? वह लड़का बोल ही नहीं रहा था। मैंने कहा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी समस्या बन जाएगी। उसने कहा कि मेरे लिए पहले ही बहुत बड़ी समस्या बन गई है। वह बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा कि तुम जानते हो ना कि तुमने यह सब कुछ किया है। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया। जितने भी घरों ने रिपोर्ट की थी उन सब ने पूछताछ की थी। उन्होंने इस तरह की कहानी सुनाई थी। यह लड़का किसी काम से आता था और बेहोश हो जाता था, फिर कहता था कि मुझे बहुत भूख लगी है। अलग अलग कहानियाँ सुनाता था। किसी को कहता कि मेरी माँ नहीं है, तो किसी को कहता था मेरे बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया है, मेरे घर में भाई बहन भूखे हैं। रोता था। ऐसा लगता था इस तरह की बातें करके लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। और कहता था मैं 3-4 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि किसी घर के सामने बैठकर रोना शुरू कर देता था और वह लोग इसके झांसे में आकर इसकी मदद करने के लिए उसे अंदर ले जाते थे। किसी भी आदमी के घर में घुसना कोई आसान काम नहीं, और कोई भी किसी गैर आदमी को इतनी आसानी से अपने घर में आने की इजाजत नहीं देता। इतने कम उम्र लड़के पर कोई भी भरोसा कर सकता है, और यह भरोसा ही था जिसकी वजह से उसने यह सब कुछ किया था। अभी तक कुछ परिवार ऐसे थे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। वह कह रहे थे कि अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाना चाहते। ना इंसाफ मिलेगा और ना इज्जत की मतिया मेल और हो जाएगी। और उसने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर वह नहीं बोल रहा था। यह सब हमारे पैतरे होते हैं ताकि मुजरिम से हम सब पूछ सके कि वह सब क्यों कर रहा था। मैं बाहर आया तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखो आजकल के हालात, उस लड़के ने कितना कांड कर दिया है। उसकी उम्र देखो, उसकी शक्ल देखो, उसके काम देखो। मैंने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, समाज बहुत बुरा होता जा रहा है, लेकिन अब हमारा काम तो करीब खत्म हो ही गया था। समस्या तो सीधी थी, उसको पकड़ लिया गया है, अब उसकी सजा हो जाएगी। उस आदमी ने कहा कि लेकिन उसने अपना गुनाह अभी कबूल नहीं किया है। मैंने कहा कि हाँ, कबूल नहीं किया है, पर इतने सारे गवाह हैं। कुछ घरों के आगे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, उसके अंदर उसी की फुटेज आई है। वह बाकायदा रो रहा था और अंदर से एक लड़की निकली जो उसकी मदद करने के लिए अंदर ले गई, और फिर उसी लड़की ने रिपोर्ट लिखवाई थी। वह बहुत परेशान थी। एक अजीब बात यह थी कि घर के सारे लोग बेहोश हो जाते थे और घर में से और कोई सामान नहीं जाता था। सिर्फ एक ही गुनाह को बार बार दोहराया जाता था, मतलब यह कि लड़का चोर नहीं था, उसने कभी कोई चोरी नहीं की थी। अब उसको जज के सामने पेश करना था। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। मेरे बॉस ने ठीक कहा था, यह केस ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्प भी था और अजीब भी था। जज ने कहा कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें बच्चों की जेल में रखा जाएगा, लेकिन जैसे ही तुम 18 साल के हो जाओगे उसके बाद तुम्हें बहुत सख्त सज़ा दी जाएगी। तुम्हें फांसी भी हो सकती है और उम्र कैद भी। पर पहले तुम यह बताओ कि तुमने यह सब कुछ क्यों किया। तो वह चुप हो गया। जज ने कहा कि कुछ तो बोलो, पर वह बिल्कुल नहीं बोल रहा था। फिर जज ने कहा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है। तो उसने एक अजीब सी ख्वाहिश की मांग कर दी। उसने कहा कि हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, क्या आप पूरी करवाएंगे। हम लोगों ने कहा कि अब देखो कैसे फटफट बोल रहा है, पहले नहीं बोल रहा था। जज ने कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश बाद में पूरी करवाई जाएगी। उसने कहा कि नहीं, मेरी ख्वाहिश यह है कि वह जल्द से जल्द पूरी करवाई जाए, उसके बाद आप लोग मेरे साथ जो भी करें मुझे कोई समस्या नहीं है। जज ने कहा कि क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। तो कहने लगा मैं एक आखिरी बार स्विमिंग पूल में नहाना चाहता हूँ। जब हम लोगों ने उसकी यह ख्वाहिश सुनी तो हम लोग हैरान रह गए। यह किस तरह की ख्वाहिश है और यह कैसी ख्वाहिश है। ऐसी ख्वाहिश तो आज तक कभी किसी ने ना की होगी। मुजरिम मकसूद से पूछा गया कि तुमने ऐसी ख्वाहिश क्या सोचकर की है। तो उसने कहा कि मुझे पानी बहुत पसंद है, इसलिए हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ था, क्योंकि अब हमें उसकी किसी भी बात पर यकीनी नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसने इतना कहकर अपनी जुबान पर फिर से ताला लगा लिया। खैर, जज ने कहा कि
उसकी ये आखिरी ख्वाहिश है तो पूरी करवानी ही पड़ेगी। जज ने हुक्म दिया कि पूरी सिक्योरिटी के साथ उसको किसी प्राइवेट स्विमिंग पूल कंपनी में ले जाओ जहां पर उस वक्त और कोई भी मौजूद ना हो। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बाद बच्चों के जेल में भेज दिया जाएगा। जैसे ही 18 साल का होगा उसके बाद जुर्म की सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसने एक नहीं ना जाने कितने घर बर्बाद किए थे। यह काम कई महीने से लगातार कर रहा था। कई घरों से तो बयान भी लिखवाया गया था कि उनके घर की 2 लड़कियां मां बनने वाली हैं, क्योंकि 1-2 महीने पहले उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। जब यह खबर सब लोगों को पता चल गई, उस आदमी को पकड़ लिया गया। घर घर जाकर यह सब कर रहा था। लोगों ने अब सामने आना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुजरिम पुलिस के हाथों में था। मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि अब उन लड़कियों की ज़िंदगी का क्या होगा जिसके साथ घर बैठे ही इतना बुरा कांड हो गया था। लेकिन क्या यह सब कुछ इसी ने किया था? उसकी इस अनोखी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम लोग एक प्राइवेट स्विमिंग पूल में पहुंच गए और उन लोगों को बताया कि हम लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे दे तो ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हमने सारा एरिया ही खाली करवाया। उसके आसपास कुछ लोग खड़े कर दिए गए, क्योंकि कुछ कैदी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। इसी तरह की आखिरी ख्वाहिश करते हैं जिसमें उनको भगाने की बहुत ज़्यादा चांस नज़र आते हैं और वह पागल बनाकर भाग जाते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ था। एक आदमी ने कहा था कि वह एक कमरे में पूरा दिन बिताना चाहता है, बस यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है, और मौका देकर वह वहाँ से भाग गया था। उस लड़के को कहा गया, ठीक है, अब यहाँ पर कोई नहीं है, तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। उसका नाम मकसूद था। शक्ल व सूरत का खूबसूरत था, उम्र में कम था, लेकिन कद काठी में जवान लगता था। अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मुझे नहीं लगता था उसने कुछ गलत किया था, क्योंकि यह शक्ल से बहुत मासूम लग रहा था। लेकिन ऐसे ही लोग मुजरिम होते हैं, उनकी शक्लों पर यह नहीं लिखा होता कि वह मुजरिम है। मैं जाकर पीछे बैठ गया। मेरे साथ जज साहब भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी निगरानी में इसलिए आखिरी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहता हूँ, और मेरे साथी बैठे थे। हम लोग अपनी बातों में बिजी हो गए। जैसे लोग बैठे हो तो कोई ना कोई बात कर ही लेते हैं, और पुलिस वालों में से कुछ लोग पहरे पर खड़े थे। लड़के ने अपने जूते उतारे और पानी में जाने की तैयारी करने लगा। पहले तो वह पानी को देख रहा था, फिर उसने बीच में अपनी टांगे लटका ली और ज़मीन के ऊपर बैठकर पानी में टांगे लटकाए बैठ गया। थोड़ी देर के बाद पानी के अंदर चला गया। अगर उसने यह आखिरी ख्वाहिश की थी कि मुझे स्विमिंग पूल में तैराकी करनी है, तो फिर उसको तैरना भी आता होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने ऐसा मंजर देखा कि हम हैरान रह गए। वह पानी से बाहर नहीं आ रहा था, पानी के नीचे चला गया था। इतने एक्सपीरियंस वाला तो नहीं लग रहा था, क्योंकि पानी में जाने से पहले वह काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था। मैंने पानी की तरफ देखा तो वह लड़का ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने जज साहब से कहा कि यह क्या समस्या है? यह लड़का तो पानी के नीचे से ही ऊपर नहीं आ रहा है। हम सभी थोड़ा अलर्ट हो गए कि समस्या तो गड़बड़ लग रहा है। फिर एक आदमी को इशारा किया, ज़रा आगे जाकर देखो कि क्या है। उसने देखा तो वह जल्दी से पानी में छलांग लगा दिया। हम लोग भी हैरान हुए। उसने कहा कि लड़का तो डूब रहा है। इसका मतलब यह है कि सज़ा से बचने के लिए आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि शायद वह जेल नहीं जाना चाहता था। जितनी उसकी उम्र थी उससे उसी तरह की बात की उम्मीद भी की जा सकती थी। लेकिन उससे पहले जो उसने कारनामे किए थे, वह फिर कैसे कल गुजारा था। वह इतना ही बुज़दिल था, तो यह सब उसने कैसे कर लिया था? उसे पानी से निकाला तो उसकी सांसें बहुत हल्की फुल्की चल रही थी। जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। जज साहब भी परेशान हो गए। हम सभी सोचने लगे कि यह कैसी समस्या है। हम लोग जल्दी उसको डॉक्टरों के पास भेज दिया। जब डॉक्टर को बताया कि यह वही लड़का है जिसकी खबर आज सुबह से बहुत ज़्यादा चल रही है, तो डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हुए कि यह वही लड़का है। मैं तो समझा कोई जवान आदमी होगा। हमने कहा कि यही है। उन्होंने उसको जल्दी से चेकअप करना शुरू कर दिया। हमारे आंखों के सामने ही उससे होश आ गया था, और उसके पेट से पानी की आवाज़ भी आ रही थी जो उसके मुंह से निकल रहा था। यानी कि उसकी हालत पहले से ठीक हो गई थी, होश में आ गया था और जिंदा भी था। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मुझे उससे कुछ देर ज़्यादा हॉस्पिटल में ही रखना होगा, क्योंकि मुझे समस्या कुछ और लग रहा है। हमने कहा कि यह आपके साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकता,
या आपको चकमा देकर भाग गया तो उन्होंने कहा कि फिर आप अपने 2 लोगों को भी हमारे साथ भेज दें, लेकिन मुझे समस्या कुछ खराब लग रहा है। हमने कहा कि क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको भी बताता हूँ। वह 2 घंटे के लिए उसको अंदर लेकर चले गए। उस हिस्से में हमें जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन हमने अपने दोनों लोगों को अंदर भेज दिया था। उसके बाद डॉक्टर साहब हम लोगों को अपने कमरे में बुलाया और कहा, उस लड़की के बदन में अंदर हमें एक ऐसी चीज़ मिली है जो इस बात की निशानी दे रही है जो आप लोग समझ रहे हैं वह यह नहीं है। हमने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि उस लड़की के बदन में चिप लगी हुई है। उन्होंने हमें वह चिप दिखाई। उन्होंने कहा यह चिप उसकी कलाई में अंदर डाल दी गई थी और उसको डालना इतना कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है, आराम से हो जाता है। जब हमने अपने एक्सपीरियंस लोगों से इस चिप के बारे में बताया और उन्होंने उसे चेक किया तो उन्होंने कहा यह चिप तो आपकी लोकेशन और आप कौन सी जगह पर मौजूद है इस चीज़ को डिटेक्ट करती है, यानी कि एक डिटेक्ट है। लेकिन यह उस लड़की की कलाई में क्यों था? इसका मतलब हम जो समझ रहे थे वह आखिरी नहीं था। हम यह समझ रहे थे कि केस क्लोज हो चुका है, लड़का गुनहगार है, उसे पकड़ लिया गया है, उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन शायद समस्या कुछ और थी। और फिर हमने उस लड़के से पूछा कि आप बताओ कि क्या बात है, और उसने हमें ऐसी बात बताई कि उस केस का एक नया पहलू निकालकर हमारे सामने आ गया, जिससे हम सब हैरान रह गए। उस लड़के की हालत पहले से अच्छी थी, हमारे सामने बैठा था। हमने कहा पहले तो तुमने ना बोलकर पुलिस और कानून को भी गुमराह कर दिया, अभी तुम नहीं बोले तो बुरा हो जाएगा। लेकिन इसलिए बताओ कि यह सब क्या है? चिप तुम्हारी बाजू में किसने डाली थी? उसने कहा कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, और असल में अकेला नहीं, मेरे साथ पूरी टीम है। हमने कहा क्या मतलब टीम है तुम्हारा? तुम उस जगह वारदात पर अकेले पाए गए थे और उन सब ने तुम्हारी ही हुलिया बताया था। उसने कहा कि वह तो मेरा ही हुलिया बताएंगे, क्योंकि सामने तो मैं ही जाता था, लेकिन जब वह सब लोग बेहोश हो जाते थे तो फिर मैं वहाँ पर नहीं होता था, मुझे वहाँ से भेज दिया जाता था और मेरी जगह वहाँ और लोग आ जाते थे। मैंने कहा क्या मतलब? पूरी बात बताओ। उसने कहा कि वह 5 लोग हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, 40 से 30 साल के बीच की उम्र तक हैं, लेकिन उनका कद किसी छोटे लड़के जितने हैं, यानी कि मेरी जितनी है, और मेरे जैसे ही कपड़ा पहनकर एक एक करके घर में घुसते हैं और पहले सीसीटीवी कैमरा लगा होता है तो उनको पूरी तरह से ऑफ कर देता हूँ। इसलिए वह सब समझते हैं कि जो कुछ किया है वह किसी छोटे कद के इंसान ने किया है, क्योंकि यह इल्ज़ाम तो मुझ पर लग जाता है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि उस घर के अंदर चला जाऊं और मौका देकर उन लोगों को किसी तरह बेहोश कर दूं। मेरे पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे मैं घर के अंदर कोने में रख देता हूँ। उसमें इस तरह की स्मेल उड़ती है, सब लोग बेहोश हो जाते हैं और उसके बाद वह लोग जो चाहे करते हैं, क्योंकि उनके लिए यह सब कुछ मजाक है, एंजॉयमेंट है। उनको यह सब करना अच्छा लगता है और जुर्म की वारदात पर मुझे रखा हुआ है, क्योंकि एक छोटे लड़के पर किसी को शक नहीं होता। या तो मैं तब पकड़ा गया जब मालूमात बहुत आगे निकल गए थे। इस काम को करते हुए काफ़ी दिन बीत गए थे। हमने कहा तुमने स्विमिंग पूल में तैरने की ख्वाहिश क्यों की थी? उसने कहा कि मैं डर गया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जेल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, इसलिए सोचा कि जान दे देता हूँ ताकि मुझे जेल में ना जाना पड़े, नहीं तो आप लोग मुझे फांसी की सज़ा दे देते। मैं फांसी के ज़रिए नहीं मरना चाहता था। उन्होंने कहा कि तुम उन लोगों के साथ काम क्यों करते हो? अगर वह तुमसे उम्र में बड़े हैं तो फिर तुम्हारा उनके साथ होना बिना वजह तो नहीं हो सकता। उस लड़के ने एक और बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा कि उनके पास मेरी एक बहन है। मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि मेरी छोटी बहन अभी बहुत छोटी है, 4 साल की है, उन लोगों के पास है, उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। वह कहते हैं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो वह मेरी बहन को जान से मार देंगे, इसलिए मैं यह सब कुछ करता हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अपनी बहन को भी बचा नहीं पाऊँगा, इसलिए खुदकुशी करना चाहता था, क्योंकि जब मैं उसकी हिफाजत ही ना कर पाया तो जिंदा रहकर क्या करता। मैं आप लोगों को उनका पता भी इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि मैं आप लोगों के पास हूँ। यह बात भी वह जानते हैं
और अगर उनको पता चल गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो वो मेरी बहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़के ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और हम सब हैरान रह गए कि सही में इस केस की जड़ें तो बहुत अंदर तक फैली हुई थी। मैं यह सब कुछ नोट कर रहा था क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट को बनाकर जनता के सामने भी पेश करना था। यह सब बात जनता के सामने रखना हमारी मजबूरी बन गया था क्योंकि सबको इस बारे में पता था। इसका मतलब यह लड़का बेकसूर था। उसका कसूर तो नहीं था कि उसको जेल भेज दिया जाता, या तो खुद मजबूर था या तो खुद विक्टिम था, मुजरिम नहीं था। उसको हमने एक अच्छी जगह पर रख दिया और हमने उसे यकीन दिलाया कि यह लोग तुम्हारी मदद करेंगे। मैं यह सब बताऊंगा कि तुम्हारी गलती नहीं थी और तुम्हारी बहन को भी बचा लिया जाएगा। तुम फिक्र मत करो। अब उन लोगों को पकड़ना पुलिस का काम था, लेकिन मैं हैरान था कि उन्होंने किस तरह से यह चाल चली। मौका वारदात पर उस लड़की को रखा जाता था, उसके पीछे पूरा प्लानिंग था और गेम था। उस बेचारे लड़के को मौका वारदात पर रखा जाता था, सारा काम वह करके देता। उस लड़के ने उन लोगों का हुलिया पूछा गया, अलग अलग लोगों की तस्वीर भी दिखाई गई। मुजरिम पुलिस को चकमा देते रहे। उनका पुलिस रिकॉर्ड में पूरा एक एल्बम था। 2 लोग तो उनमें से ही निकल आए थे। उस लड़के ने कहा कि यह दोनों भी हैं इस गैंग में। बाकी 3 लोगों का अभी पता नहीं चल सका। जब उन तीनों को पकड़ लिया गया तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उनको भी बताया और उस लड़के ने भी सारी कहानी जनता के सामने पेश की। उनको बताया कि यह समस्या क्या था। सब लोग हैरान थे उन लड़कों को देख। वाकई उनकी कद काठी बहुत छोटे छोटे थे, उनकी उम्र वह बहुत ज़्यादा थे। उन लोगों ने बताया कि यह जुर्म किस लिए करते थे, क्योंकि वह 5 बौने थे जिनकी वजह से उनकी शादियां नहीं हो रही थी, ना ही उनके करीब कोई लड़की आई थी। इसी वजह से वह 5 मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। और जांच पड़ताल करने पर यह भी बात पता चला था वह 3 भाई और उनमें से 2 आपस में कज़न यानी कि एक दूसरे के रिश्तेदार थे और यह 5 का एक कद था। यह 5 का एक गैंग था। हमने मकसूद की बहन का भी पता लगवाया। जब उस बच्ची को मकसूद के पास पहुंचाया तो वह खुशी से निहाल हो गया था। लड़की भी अपने भाई के गले लगकर रोने लग गई थी, बहुत डरी हुई थी। मकसूद ने शुक्रिया अदा किया। उसे 3 महीने के लिए काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया ताकि वह दोबारा ऐसे लोगों के हाथ में आकर कठपुतली ना बन जाए। फिर उसके बाद उन बच्चों को एक चाइल्ड होम के हवाले किया गया। जब तक वह दोनों बालिग नहीं हो जाते उनका सारा खर्चा और उनकी जिम्मेदारी पूरी चाइल्ड होम की थी। मैं कभी कभी मकसूद से मिलने जाता हूँ। वह मेरा बहुत शुक्रिया अदा करता है, अपनी बहन के साथ वहीं रहता है। यह भी पता चला कि उसके माँ बाप इस दुनिया से यूं ही नहीं आ गए थे। उनके पीछे भी यही लोग थे जिन्होंने उनके माँ बाप को मार डाला और फिर उन बच्चों को इस्तेमाल किया। वह कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। अगर हम लोग उस केस की हकीकत नहीं करते तो हम शायद अभी मकसूद को सज़ा सुना चुके होते और जेल में डाल चुके होते। उसको सज़ा मिल जाती, उसकी बहन हमेशा के लिए कहीं खो जाती। यह लोग मकसूद जैसे ही किसी और आदमी को तलाश कर रहे होते और अपने मकसद में कामयाब रहते। शायद उनका यह वक्त आना भी लिखा था, जल्दी पकड़े गए थे। लेकिन मैं अभी यह सोचकर हैरान होता कि उन्होंने कितना गहरा खेल रचाया था। इस हद तक कोई पहुंच नहीं सकता था। आप लोग बताइए कि आपने भी यही सोचा था यह सब कुछ मकसूद ने किया होगा? आपके दिमाग में यह बात भी आई थी कि शायद इस सब के पीछे कोई और नहीं, क्योंकि हर घर में से मकसूद ही निकला था और साथ और जाता देखा जाता था। घर के अंदर जाता हुआ निकलता हुआ। लोग कहते थे कि एक ही लड़का है जो छोटे कद का था, वही हमारे घर में आया था और इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। वह 5 मुजरिम तो जेल में थे और मकसूद और उसकी छोटी बहन चाइल्ड होम में थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली।